अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने दिन 11 बजे वाला लाइव सेशन अटेंड किया था। ये बेसिकली 2 वे सेशन था और इसमें मैंने कोशिश की है आप लोगों के मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर किया जाए। होपफुली ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने ये सेशन ज्वाइन किया था ये बड़ा यूज़फुल रहा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सके, तो अगर आपने ये सेशन ज्वाइन नहीं किया था तो इसकी कोई रिकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर आप लोग नहीं देख पाएंगे। लेकिन चलते हैं आज के सेशन की तरफ। मेरा बहुत ही हार्ट फेवरेट टॉपिक है ये VBA प्रोग्रामिंग, मुझे बहुत पसंद है। ये मेरा अब कह लें शौक है कोडिंग करना, इसलिए मैं गपशप में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा आपको लेके चलूंगा स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि VBA क्या चीज़ है और मैक्रोज क्या है और उनके ऊपर कैसे काम किया जाता है। सबसे पहले आप लोगों ने होम टैब पे जाएं और ये जो राइट साइड पे ब्लैंक स्पेस आ रही है यहाँ पे राइट क्लिक करना है और कस्टमाइज रिबन करना है। अब कस्टमाइज रिबन में देखें यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा डेवलपर टैब। ये देखें, अब ये डेवलपर टैब अगर आपके पास अनचेक है तो फिर इसको चेक करके ओके कर लें तो आपके पास डेवलपर का टैब यहाँ पे शो हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के ज़रिए हम मैक्रो और कोडिंग कर रहे होंगे। अब मैक्रो बेसिकली है क्या चीज़, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है। मैक्रो इज़ अ रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द प्रोसेसेस जो कि आप परफॉर्म करते हैं या ऑल द स्टेप्स जो आप परफॉर्म करते हैं एक्सेल के अंदर, ये उनकी आप रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ये ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं किसी जगह की। अब वीडियो आज देखें, 2 साल बाद देखें या 10 साल बाद देखें, आपको वही चीज़ें नज़र आएंगी जो उस वक्त रिकॉर्ड हुई थी। ऐसे ही मैक्रो जब आप रिकॉर्ड करते हैं और जो जो काम आप कर रहे होते हैं एक्सेल के अंदर, बेसिकली VBA या मैक्रो जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस के लिए हैं। तो एक्सेल, वर्ड, आउटलुक सब में ये काम करते हैं, लेकिन हम पर्टिकुलरली एक्सेल की बात करेंगे। तो जब आप ये रिकॉर्ड करते हैं और जो काम आप कर रहे होते हैं वो सारे के सारे काम आपके हो जाते हैं रिकॉर्ड, और वो बाद में आप परफॉर्म कर सकते हैं जब भी उनकी ज़रूरत पड़े। अच्छा, ये स्टेप कौन से हैं जो हम कर रहे होते हैं? ये मोस्टली वो स्टेप्स होते हैं जो हमें रिपीटेडली जिनके ऊपर काम करना होता है, रोज़ाना की बुनियाद पे काम करना होता है। डेटा क्लीनिंग हो सकती है, आप फॉर्म बना सकते हैं डेटा एंट्री के लिए। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जाके आप ऑटोमेशन कर सकते हैं चीज़ों की इस रिकॉर्डिंग के थ्रू या VBA के थ्रू। सबसे पहले मैं आपको मैक्रो बताता हूं किस तरह से आपने करना है और आप अपनी सोच के मुताबिक उसको आगे लेके चलिएगा। नो डाउट कि इसी चैनल के ऊपर इसकी कंप्लीट ट्रेनिंग भी पड़ी हुई है, लेकिन आपको वो जो रिक्वायर्ड टच होता है ना वो आज की इस सेशन में मैं दूंगा। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं रीजन, और रीजन में C1, C2, C3, C4, C5 और C6 ये 6 रीजन कर लेते हैं। और उसके बाद आ जाता है सेंट्रल। अभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की, अभी सिर्फ मैं डेटा बना रहा हूँ। आप लोग भी इसी तरह टेबल बना लें, उसके बाद फिर मैं आगे इसकी रिकॉर्डिंग जब स्टार्ट करता हूँ मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। उसके बाद सेंट्रल नॉर्थ N1, N2, N3 और ये हो जाएगा नॉर्थ। उसके बाद आप ले लें जी साउथ को ले लेते हैं, S1, S2, S3 और S4, ये आ जाएगा साउथ। और उसके बाद आ जाएगा वेस्ट, W1, W2 और वेस्ट। ये बेसिकली जो सेंट्रल, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट है ये सब रीजन्स का टोटल है। जो C1, C2, C3 हैं ये सब रीजन्स हैं। और उसके बाद आ जाएगा नेशन वाइड कह लें या आप इसको टोटल कह लें, जैसे जो आपको बेहतर लगे वो यहाँ पे आप ऐसे लिख लेंगे इसका, ठीक है जी। उसके बाद इसका रेवेन्यू ले लेते हैं और ये रेवेन्यू सिर्फ हम लिखेंगे 120K, 130K, 99K, 95K, 110K और 105K। ये हमने रेवेन्यू लिख लिया। आप इन्हीं में से कुछ पीसेस उठाते हैं रेवेन्यू के और मुख्तलिफ जगह पे जाके पेस्ट कर देते हैं ताकि जल्दी जल्दी हम अपना डेटा तैयार कर लें। उसके बाद फिर हम ये जी हमारा डेटा हो गया। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं और टेबल का एक इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं, कुछ इसके बॉर्डर लगा लेते हैं, टॉप का एक डिफरेंट कलर दे देते हैं यहाँ से,
सॉरी, ये इसको हम वाइट करेंगे, बैकग्राउंड को हम कर देते हैं ब्लैक, बोल्ड, सेंटर, जो जो चीज़ें आपने करनी है। ये जो चीज़ है इसको भी आप बोल्ड कर देंगे, ये ब्लैक की बजाय इसको लाइट सा ग्रे कर दें, और ये फॉर्मेट उठाएं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ और यहाँ, और लेकिन लास्ट वाला जो ग्रे है इसको थोड़ा सा मज़ीद डार्क कर दें। अच्छा, उसके बाद आ जाता है एक और कॉलम आपने बनाना है CONT के नाम से। ये सारे का सारा फॉर्मेट आपने इसी तरह कॉपी करना है, फॉर्मेट पेंटर के साथ उधर पेस्ट कर देना है, लेकिन ये जो चीज़ है ये होगी परसेंटेज में। तो अच्छा, अब आते हैं मैक्रो क्या करेगा। मैक्रो क्या करेगा जी, यहाँ पर फार्मूला लिखेगा, इनका सम लेगा सबका नीचे तक, और इसको एज अ वैल्यू पेस्ट कर देगा, और ये कंट्रीब्यूशन लेगा। ये जो सब रीजन है इसकी कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल टोटल, या रीजन का टोटल जो है उसके हिसाब से होगी, और रीजन की कंट्रीब्यूशन जो है ये नेशन वाइड में कितनी है ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। फार्मूले में आपको बताऊंगा आगे चल के, परेशान नहीं होना किस तरह वो करने हैं। अच्छा, अब मैक्रो स्टार्ट करना है रिकॉर्डिंग, तो कहाँ से करेंगे, डेवलपर टैब में जाएं, और ये मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो का एक बटन आ रहा है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा कुछ यूँ। अब मैक्रो का नाम देना है, इसमें आप कर लें जी सम वैल्यू, ये मैक्रो का नाम दे दिया, स्पेस नहीं देनी, अगर स्पेस देंगे तो ये आपको मैक्रो एरर देगा, रिकॉर्ड नहीं होगा। शॉर्टकट की अगर आप देना चाहते हैं शॉर्टकट की दे लें, लेकिन याद रखिएगा अगर कोई ऐसी शॉर्टकट की आपने असाइन की जो कि आपकी एक्सेल की शॉर्टकट की है तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी, तो मैक्रो की शॉर्टकट की काम करेगी, एक्सेल की शॉर्टकट की काम नहीं करेगी। स्टोर इन, हमेशा दिस वर्कबुक करना है, याद रखें हमेशा आपने दिस वर्कबुक करना है, कभी पर्सनल वर्कबुक में नहीं लेके जाना, न्यू वर्कबुक को छोड़ दें, दिस वर्कबुक। डिस्क्रिप्शन जरूर लिखा करेंगे ये मैक्रो किस मकसद के लिए आपने किया था और इसका काम क्या है। उसके बाद आप इसको कर देंगे ओके। अब ये देखें यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग की बजाय स्टॉप रिकॉर्डिंग का बटन आ गया है, यानी कि रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। अब मैं इस जगह पे सम का फंक्शन लिखता हूँ, इज इक्वल टू सम, ये देखिए अगेन इज इक्वल टू सम, सम, और ये भी सम आ जाएगा। अब मैं सम करूंगा सब बिग रीजन्स का, अब ये देखें ये सब मैंने, अच्छा शॉर्टकट की मैं ऑल्ट इज इक्वल टू यूज़ कर रहा हूँ सब के लिए, तो ये मेरी सारी वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद मैंने इन सब को किया कॉपी और यहाँ पे कर दिया एज वैल्यू पेस्ट, ठीक है जी, ये एक स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या था, कॉन्ट्रीब्यूशंस का। मैंने बताया था कि सब रीजन डिवाइडेड बाय टोटल रीजन, तो उस रीजन के अंदर उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। अब इसको मैं कॉपी करता हूं और यहां तक पेस्ट कर देता हूं। इसी तरह से बिग रीजन जो है इसको मैंने डिवाइड करना है इसके साथ। अब ये फार्मूला सेम है, मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करता जाऊंगा तो ये एज इट इज काम करेगा। इन सब का जो बिग रीजन का सम है वो भी 100 होना चाहिए, और सब रीजन का, हर एक सब रीजन का 100 होना चाहिए सम। इसका मतलब यह है कि आपकी कैलकुलेशन ठीक है। उसके बाद आप इसको डिवाइड करें टोटल के साथ, इसी तरह से इसको डिवाइड करें टोटल के साथ, और इसको डिवाइड करें इस टोटल के साथ, एंड दैट्स इट, ठीक है जी। ये आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस बन गए। उसमें रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें, और अब मैक्रो रन करना है। रन कैसे करेंगे, देखिए दो तरीके हैं। पहली चीज़ ये है कि आप मैक्रोज में जाएं और यहाँ से जाके इसको रन कर दें। थोड़ा सा हेक्टिक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसका एक बटन बना लेते हैं, और बटन मैं बनाऊंगा शेप से। मैं बटन नहीं ऐड कर रहा, मैं शेप से जाके बटन ऐड कर दूंगा। और लेट्स से मुझे ये पसंद है, इसके ऊपर मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, रन मैक्रो, और इसकी थोड़ी सी फॉर्मेट शार्मेट कर लेते हैं। खूबसूरती भी बड़ी ज़रूरी है रिपोर्ट्स के अंदर। उसके बाद इस बटन के ऊपर राइट क्लिक करें, असाइन मैक्रो करें, और असाइन मैक्रो में सम वैल्यू को जाके क्लिक करके ओके कर दें। अब जो कुछ आपने किया था ना वो डिलीट कर दें, यहाँ से ये सारा कुछ डिलीट कर दें, और टेस्ट करें कि क्या आपका मैक्रो काम करता है। यहाँ पे सम भी करेगा, ये सारी के सारी सम वैल्यूज आ जाएंगे। कंट्रीब्यूशन के हमने वैल्यूज में कन्वर्ट नहीं किया था, तो ये इसको एज अ परसेंटेजेस ही लेके चलेगा। ज़रा रन करें और देखें, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जादू हुआ। वही कैलकुलेशन जो करने में मुझे 4 से 5 मिनट लगे थे, वो सारी की सारी कैलकुलेशन एक बटन क्लिक के साथ हो गई हैं। ये सम भी आ गया और वैल्यूज़ में है, कॉन्ट्रीब्यूशंस भी आ गई और फार्मूला में है। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारे काम हैं जो कि मैक्रोज के ज़रिए आप कर सकते हैं, और डेफिनेटली आप करेंगे, और आप उसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा।
आइडियाज़ कहाँ से आएंगे? कोई भी काम आप करते हैं, आप लेट से शीट हाइड अनहाइड करते हैं, आप कुछ फार्मूला लिखते हैं, कुछ टेबल क्रिएट करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपने मैक्रो से ट्राई करनी है। इसका दूसरा पार्ट जो है ना वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने इसको ज़रा शॉर्ट इसलिए रखा है कि इसका काम आपकी ज़ात के लिए होता है, वो काम आपसे क्लाइंट लेता है। ये काम कम क्लाइंट लेगा आपसे, वीबीए का काम ज़्यादा लेगा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है तो मोस्टली लोग खुद भी कर लेते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने खुद से कोडिंग लिखनी है। अब इसकी भी कोडिंग लिखी गई है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ज़रा Alt F11 प्रेस करें अपने कीबोर्ड से और मॉड्यूल्स में जाके मॉड्यूल 1 को ज़रा ओपन कर लें। ये देखिए मॉड्यूल 1 में सम वैल्यू के नाम से आपने मैक्रो लिखा था, और ये देखेंगे सारी वो कोड है जो आपने रिकॉर्ड किया था, उसको लेके बैकएंड पे इसने हमारे लिए कोड लिख दिया। तो ये आपका मैक्रो कुछ इस तरह से बन गया। दूसरा मैक्रो हम लिखेंगे, टाइप करेंगे, उसमें हम वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे, लूप्स यूज़ करेंगे, हम शीट के साथ कम्युनिकेट करेंगे, वर्कबुक के साथ कम्युनिकेट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम उसमें सीखते हैं। करना आपने ये है जी, इंसर्ट में जाएं और यहाँ से जाके न्यू मॉड्यूल ऐड कर लें। अब ये नया मॉड्यूल आ गया, इसको नाम दे दें। ये सब से हमेशा स्टार्ट होगा और इसका नाम हम रख लेते हैं, मेरे नाम पे रख लें जी। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ जाएंगी। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये ऐसे ही दिया गया था, वही मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसमें आपने एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, छोटे से काम से लेके चलते हैं। हमने ना वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो वेरिएबल डिक्लेयर करना यहाँ पर बहुत सिंपल है। उसके लिए आपने कीवर्ड यूज़ करना होता है डिम ए एज इंटीजर। इंटीजर का मतलब ये है कि ये वो नंबर्स हैं जिनके साथ डेसिमल प्लेसेस नहीं है, ये होल नंबर है, 1 2 3 है, 1.1 नहीं है, 1.2 नहीं है, होल नंबर है। डिम ए एज इंटीजर, इंटीजर इज अ डेटा टाइप, डिम बी एज इंटीजर और डिम सी एज इंटीजर। तो ये हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। ये वेरिएबल क्या चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ये आप इसकी मिसाल ले लें, खाली कप की मिसाल ले लें। अगर आपने उस कप में पानी डाला हुआ है तो चाय डालने के लिए पानी निकालना पड़ेगा आपको, पानी निकल जाएगा तो चाय डाल जाएगी। उसमें ऑयल डालना है तो चाय निकालनी पड़ेगी, और उसमें तो एक टाइम पे एक चीज़ आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। जब नई चीज़ स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो पहली चीज़ खत्म हो जाएगी। उसकी एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा जी, a इज इक्वल टू 10, ये हमने एक चीज़ a में स्टोर की। b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू a प्लस b। c में हमारा रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट को फिलहाल शो करने के लिए मैं मैसेज बॉक्स यूज़ कर लेता हूँ, MSGBOX, मैसेज बॉक्स लिखेंगे तो इसमें जो भी आप वैल्यू शो करना चाह रहे हैं वो जाएगी, एक मैसेज बॉक्स पॉपअप होगा ओके के साथ, उसमें चली जाएगी। इसको ज़रा रन करते हैं। पहले तो चलते हैं जी एक्सेल के अंदर, और यहाँ पर आप, अच्छा ये रन बाय द वे यहाँ से भी हो जाएगा। ये देखें ये रन है, इस पर रन करेंगे तो यहाँ से भी रन हो जाएगा, लेकिन हमने इसको बटन के साथ रन करना है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करके इसी को मैं दोबारा पेस्ट करता हूँ, रन VBA कर देते हैं इसका नाम, और राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो में जाके इसका मैक्रो चेंज कर दें। अब ये देखें जैसे मैंने क्लिक किया 30 इसका आंसर आ गया। 30 आंसर क्यों आया है, क्योंकि किधर गया कोड जी, ये क्योंकि हमने A और B को ऐड किया है एक फार्मूले के जरिए। एक काम करता हूं मैं, C में मैंने A और B ऐड किया, मैसेज बॉक्स लिखा, उसके बाद फिर मैं दोबारा C में जाके 100 लिख देता हूं, C इज इक्वल टू 100, और ये मैसेज बॉक्स में फिर से रिपीट कर देता हूं। अब क्या होगा, अब 2 मैसेज बॉक्स आएंगे, पहले मैसेज बॉक्स का रिजल्ट कुछ और होगा और दूसरे मैसेज बॉक्स का रिजल्ट कुछ और होगा। रन करें ज़रा, 30 ओके 100। तो पहली दफ़ा मैंने उसमें स्टोर किया था 30, 2 वैल्यूज़ को ऐड करके उसने उसका रिजल्ट शो कर दिया मैसेज बॉक्स के अंदर। दोबारा मैंने उसको एग्जीक्यूट किया C में 100 स्टोर करके। जब मैंने 100 स्टोर किया तो उसने 30 को ख़त्म किया, उसी जगह पे 100 रख दिया। आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी, और मैसेज बॉक्स के जरिए उसने उसको उसकी आउटपुट दे दी। अच्छा एक स्टेप आगे चलते हैं। ये तो हमने वैल्यूज़ लिखी, मैसेज बॉक्स में शो की। हमने मैसेज बॉक्स के साथ प्ले नहीं करना होता, हमने प्ले करना होता है गूगल शीट या एक्सेल शीट की जो सेल्स हैं इनके साथ। तो सेल को कैसे लेके आएंगे, मैं ए में जो वैल्यू रखनी है ना वो मैंने
सबसे पहले तो वर्कशीट्स ले लेता हूँ। वर्कशीट मेरी है जी, ये शीट 1 होगी, शीट 2 होगी, शीट 1। तो वर्कशीट्स में मैं लिखता हूँ शीट 1 डॉट, मैं ए में वो चीज़ स्टोर कर रहा हूँ जो इस सेल के अंदर लिखी होगी, रेंज, और रेंज के अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ A1 डॉट वैल्यू। अब जो कुछ देखें यहां पर क्या हो रहा था, ए और बी को सम करके ये रिजल्ट शो कर रहा था। मैं दूसरे को फिलहाल डिलीट कर देता हूं। अब हमें वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। अब क्या करेगा ये कि A1 में जो वैल्यू लिखी है, अगर मैं इसको सिंपली रन करता हूं तो ये 20 आंसर दे रहा है। लेकिन अगर यहां पर मैं 100 लिख देता हूं और दोबारा रन करता हूं तो मेरा आंसर 120 आ गया। क्योंकि अब क्या हुआ, ए के अंदर, ए वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर हुई है जो कि A1 सेल में लिखी हुई है इस वर्कशीट के अंदर। ये चीज आप थोड़ा सा, आपको आई होप क्लियर होगी। अब इसी तरह बी को ले लेते हैं। बी में भी हम वर्कशीट्स जरूर लिखनी है, रेंज से डायरेक्ट नहीं जाना आपने। शीट 1 और उसके बाद डॉट रेंज, रेंज में आप दे दें A2 डॉट वैल्यू। अब क्या होगा, A1 और A2, ये A2 है जी, इसमें मैं लिख देता हूं 200। अब इन दोनों वैल्यूज को सम करके आपको देगा ये 300, इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब इसका रिजल्ट भी हम यहीं पे ले लेते हैं। ये वाला मैक्रो मैं फिलहाल जो है ना, इसको क्या करूं, हाइड कर दूं, हाइड कर देता हूं और इस बटन को भी उठा के ना कहीं साइड पे ले जाते हैं। ये है हमारा असल बटन, या इसको डिलीट ही कर देते हैं। अब आपने इसमें से क्या लेना है, ये हमारा असल बटन है जी, इसको मैंने रन किया तो ये आ गया। लेकिन मुझे रिजल्ट शो करना है M1 के अंदर। अब मजीद अच्छा प्ले करते हैं इसके साथ जरा। तो यहां पे मैंने लिखा वर्कशीट्स और उसमें आ जाएगा शीट 1 डॉट वैल्यू, सॉरी इसमें रेंज तो भूल गए हम, रेंज M1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू C। उल्ट कर दिया ना, पहले हम वर्कशीट की वैल्यू वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे, अब वेरिएबल की वैल्यू वर्कशीट में स्टोर करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। रन VBA करें, देखें आपका रिजल्ट यहां पे आ गया है ना, अमेजिंग, मजे की बात है। अच्छा, एक छोटा सा काम और करते हैं। हम ये कहते हैं कि इफ C इज लेस देन 100 देन फिर यहां पे स्टोर करो। लेकिन अगर C 100 के इक्वल या इससे ज्यादा है तो फिर क्या करो, एल्स। ये सारी की सारी वैल्यू जो है ना, इसको हम थोड़ा सा यहां पे ले आते हैं और इसको M को हम कर देते हैं B, और उसके बाद जो भी चीज शुरू करनी है उसको एंड जरूर करना है। एंड इफ को हमने एंड कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं क्या बनता है। इन दोनों वैल्यूज को आप कर दें डिलीट। अच्छा, अगर 100 से कम जवाब होगा तो M कॉलम में जाना चाहिए, और 100 से ज्यादा जवाब है तो फिर कहां जाना चाहिए, B में। अब इस केस में डेफिनेटली B में जाना चाहिए, 300 आंसर है। रन करेंगे तो ये B में उसने आंसर दे दिए। अच्छा, इसी को मैं क्या करता हूं कि 10 और 20 कर देता हूं। अब कहां जाना चाहिए, कमेंट में लिखा करें साथ साथ, ताकि मुझे हौसला हो कि आप लोग देख रहे हैं। तो अब ये रिजल्ट जाना चाहिए B1 में या M1 में, M1 में। तो ये देखें M1 के अंदर रिजल्ट आ गया। आई होप इफ कंडीशन की भी आपको समझ आ गई होगी। तो ये मल्टीपल कंडीशंस आप ऐड करते जाएं जितनी आपका जी चाहता है। एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर एक टेबल बनाने जा रहे हैं, फॉर लूप सीख रहे हैं। लूप क्या चीज है, सबसे कंडीशन तो मैंने आपको इफ फंक्शन बताया था, वही चीज है, थोड़ा सा इसमें सिंटैक्स का फर्क आता है। लूप जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझें। एक काम जो आपने 10 मरतबा सेम काम करना है, उसको अब 10 मरतबा लिखने की बजाय एक ही मरतबा लिख के जब लूप एग्जीक्यूट करते हैं तो 10 मरतबा परफॉर्म हो जाता है। 100 टाइम करना है तो 100 टाइम परफॉर्म हो जाता है। 1000 टाइम करना है। सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि इनफिनिट लूप नहीं लगानी है आपने। इनफिनिट लूप लगेगी आपका सिस्टम स्टक हो जाएगा, लेकिन वो खत्म नहीं होगी, आपको सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो इनफिनिट लूप नहीं लगानी है आपने।
इन्फिनिट उस सूरत में होती है जब आपकी एंडिंग वैल्यू नहीं होती, उसको पता नहीं होता कि मैंने ये ख़त्म कहाँ पे करनी है। फॉर लूप हम देखेंगे और फॉर लूप के बाद हम इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। फॉर लूप हम लिखते हैं यहाँ पे, फॉर आई जो है वो ए से लेके बी तक है, यानी कि ए से स्टार्ट होगा आई और बी तक, सॉरी आई इज इक्वल टू ए टू बी। ए में वैल्यू जो है वो, अच्छा अब कॉन्सेप्ट क्या है जी, हम टेबल लिखने जा रहे हैं और टेबल हम कुछ यूं लिखेंगे, टेबल हम कुछ यूं लिखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 और यहां पे हम लिखते हैं लेट से 10 का टेबल है तो हम 10 लिखेंगे और इधर उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि कुछ यूं होगी। अब यहाँ पे लिखने में मुझे कितना टाइम लगा है ये आप देख लें, और यही चीज़ जब मैं लूप में लिखूंगा तो फिर कितना टाइम लगता है ये भी आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, वापस आ जाएं यहाँ पे और फॉर लूप ए टू बी। अच्छा, इसका एंड जो है ना नेक्स्ट आई के साथ होगा। नेक्स्ट आई का मतलब यह है कि एक स्टेप आगे ले जाओ, एक स्टेप आगे ले जाओ, एक स्टेप आगे ले जाओ। तो आप ये वर्कशीट कॉपी कर लें यहाँ से, इतना टाइम हम वेस्ट नहीं करते। वर्कशीट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ए, और ये हम वैल्यू दे रहे हैं कहाँ पे, जे के अंदर, J1। लेकिन ये हर दफ़ा 1 नहीं होगा, ये हर दफ़ा इंक्रीज होता जाएगा। तो इंक्रीज के लिए हम क्या करते हैं, एंड आई। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ए को हमने 1 से ही स्टार्ट करना है, ऑनवर्ड लेके चलेंगे। ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अलग से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, BCD जो भी चाहें। जे एंड आई विदाउट इन्वर्टेड कामा इज इक्वल टू ए, ये एक हो गया। अब इसी को कॉपी करें, के कर देंगे यहाँ पे, के एंड आई इज इक्वल टू बी, और फिर दोबारा इसको रिपीट कर दें, L एंड I इज इक्वल टू C। तो ये हमारे रिजल्ट्स हो गए। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसको अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो ए कॉलम के अंदर ए लिखा हुआ आ जाएगा रिपीटेडली, बी के अंदर जो है वो बी। अच्छा, ये ए रिपीटेडली इस तरह से होगा कि 1 2 3 4 5 6 चलता जाएगा आगे, एंड बी तक है तो आपका 10 का टेबल 10 तक, 20 का टेबल 20 तक, 30 का टेबल 30 तक लिखा जाएगा। ज़रा इसको एग्जीक्यूट करें। अब मैंने आपको बताया था कि ये आपने 1 लिखना है यहाँ पे। अब क्या हुआ कि ये चीज़ इंक्रीज नहीं हो रही, ये चीज़ ए इंक्रीज नहीं हो रहा। तो आप सिंपली यहाँ पे ये करें, इज इक्वल टू ए प्लस 1। इसको डिलीट करें, ये सारा कुछ डिलीट कर दें और इसको एग्जीक्यूट कर दें। 1 से लेके 20 तक 20। ये मल्टीप्लाई काम नहीं किया, मल्टीप्लाई इसलिए काम नहीं किया कि आपने सी को रखा हुआ है लूप के बाहर, इसको लूप के अंदर ले आए। अब एग्जीक्यूट करें तो ये देखें ये मल्टीप्लाई भी हो गया है। अच्छा, मल्टीप्लाई हुआ है लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं, ये ऐड हो रहा है। तो इसको आप साइन मल्टीप्लाई का कर दें, रन। सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करना था, ये वाला। तो ये देखें 1 से लेके 20 तक, 20 आगे लिखा गया है और उसका आंसर आ गया यहाँ। आई होप ये सिंपल होगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है वो फॉर्म कैसे डिज़ाइन किया जाता है। ये बड़ा मज़े की चीज़ है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक फॉर्म डिज़ाइन करेंगे डेटा एंट्री का और उसके ऊपर हम डेटा पंच करेंगे। इसकी आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, इसका काम आपको मिलेगा भी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि फॉर्म कैसे डिज़ाइन करना है। जैसे आपने मॉड्यूल इंसर्ट किया था, इसी तरह से इंसर्ट यूज़र फॉर्म करें तो आपके पास कुछ इस तरह का फॉर्म आ जाएगा और ये उसके टूल्स आ गए हैं सारे। इसमें लेबल भी है, इसमें टेक्स्ट बॉक्स भी है, चेक बॉक्स है, ड्रॉप डाउन्स हैं, ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। अच्छा, सबसे पहले ये ए जो है ना, ये लेबल है, इस पर क्लिक करें और इसको फॉर्म को नाम दे दें। ये मैंने डबल क्लिक किया तो ये देखें ये मेरे पास फॉर्म का कोड ओपन हो गया। मुझे कोड पे फिलहाल काम नहीं करना, मुझे इसके ऊपर काम करना है। तो इसका टेक्स्ट चेंज करने के लिए क्या करूँगा, मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और यहाँ से जाके इसका
अब ये देखें, जब भी आपने चेंज करना है राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं, प्रॉपर्टी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे खुली हुई है, इसका नाम हमेशा आपने चेंज करना है। और ये है जी LBL टाइटल। मैं हर लेबल को LBL से स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद उसका नाम लिखता हूँ। LBL टाइटल, ये इसका नाम हो गया। और कैप्शन, इसका कैप्शन जो कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो है जी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ आ गया मेरे पास। इसकी हाइट विड्थ जो भी चीज़ें आपने करनी है वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसका फॉन्ट कलर इधर से मैनेज हो जाएगा। फॉन्ट कलर लेट से मैं पैलेट से ले लेता हूँ और मुझे चाहिए कुछ ये कलर। उसके बाद फॉन्ट कलर आ गया। बाकी भी जो सेटिंग्स हैं, अलाइन, टेक्स्ट अलाइन कहाँ पे करना है वो देख लें, विड्थ कितनी है, टॉप पे क्या रखना है, वर्ड रैप करना है नहीं करना, ये सारी की सारी यहाँ पे इसकी सेटिंग्स आ जाती हैं। अच्छा, फॉन्ट कौन सा रखना है आपने वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इससे साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से मैंने इसका साइज़ चेंज किया और इसको मैं ले गया टॉप पे कुछ यूँ। अच्छा जी, इसको अलाइन करते हैं सेंटर में। दोबारा यहीं पे जाएं और सेंटर अलाइन कहाँ पे है, रेगुलर बोल्ड फॉन्ट, नहीं इसमें नहीं है। अलाइनमेंट चेक करें, लेफ़्ट साइड पे कहीं पे लिखा होगा अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, ये आ गया। यहाँ पे जाएं और इसको अलाइन सेंटर कर दें। बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन बोल्ड के लिए दोबारा आपको फॉन्ट पे आना पड़ेगा और यहाँ से आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। तो ये आपका टाइटल बन गया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन में हम नाम ले रहे होंगे, मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी और ट्रेनिंग कोर्स। ये 4 फील्ड मैं डाल रहा हूँ, आपने 10 फील्ड के ऊपर बनाना है। लेट्स सी कैसे बनाते हैं आप। पहला लेबल हमारा, अब मैं इसको ज़्यादा वो नहीं कर रहा, फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है। इसका जो कैप्शन है मैं सिर्फ ये चेंज करूँगा। ये मैंने इसका नाम लिख दिया जी, फुल नेम या नेम जो भी आप, और लेबल का नाम ज़रूर चेंज करना है, LBL नेम। अच्छी चीज़ ये है कि LBL स्मॉल में लिखें, नेम का N कैपिटल कर दें, इस तरह से, क्योंकि जब हम वैल्यूज़ स्टोर कर रहे होंगे ना, या वैल्यूज़ डायनामिक कर रहे होंगे, तो हमें ये इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, इसको कॉपी करें, इसी लेबल को कॉपी करके पेस्ट करें, एक और बन गया। अब इसका लेबल 1 हो गया दोबारा, LBL फ़ोन, PHONE। और इसका जो कैप्शन है वो भी चेंज कर देंगे, वो यहाँ पे हो जाएगा फ़ोन नंबर। उसके बाद एक और बॉक्स डालते हैं और इसका हम रख देते हैं नाम ईमेल आईडी, और यहाँ पर LBL ईमेल आ जाएगा, LBL ईमेल। ये 3 हमने इनके जो है वो ड्रॉ कर दिए लेबल। अब इन्हीं लेबल्स के अगेंस्ट हम टेक्स्ट बॉक्सेस भी ऐड कर देते हैं। इनको ज़रा अलाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तो फॉर्मेट अलाइन लेफ्ट, कुछ यूँ हो जाएगा। उसके बाद ये है जी हमारा टेक्स्ट बॉक्स, इसको इनके सामने ऐड कर लें, कुछ यूँ। दोनों को सिलेक्ट करें और इसकी भी अलाइन टॉप कर लें, इसको 1, 2 और 3 और 3। अच्छा, ये टेक्स्ट बॉक्स 3 है, 3 को नीचे ले आएं और 2 को ऊपर ले जाएं, क्योंकि जब हम टैब यूज़ करेंगे ना तो फिर वो 3 से होके वापस 2 में जाएगा। पहले का नाम रखें आप TXT नेम, दूसरे का नाम रखें TXT फ़ोन, क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स है तो हमने TXT नाम रख दिया, और तीसरे का नाम रखें TXT। इसका जो कैप्शन वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ईमेल। तो ये आ गया जी।
अच्छा, ये 3 तो हमने ले लिए। अब ये 3 वैल्यूज़ कैसे स्टोर करेंगे वो हम देख लेते हैं आगे चल के। और बटन हमने बनाना है, यहाँ पे इंसर्ट करें और यहाँ पे आप एक कमांड बटन ऐड कर दें। कमांड बटन क्या करेगा? कमांड बटन एक रखेंगे हम जो कि क्लियर करेगा, और एक रखेंगे जो कि स्टोर करेगा। ये 2 बटन होंगे हमारे। इस कमांड बटन का नाम रख दें CMD सेव, और यहाँ पे कैप्शन इसका है, कैप्शन हम इसका लिख देंगे सेव। इसी तरह से एक और कमांड बटन ऐड कर लेते हैं, और ये कमांड बटन है हमारा CMD क्लियर, और इसका नाम हम रख देते हैं क्लियर। तो ये 2 हमारे बटन हो गए और ये वैल्यूज आ गई। सबसे पहले जो सेव बटन है इस पे आ जाए। सेव का आपने बटन ओपन किया, अब ये करेगा क्या? बेसिकली सबसे पहले यहाँ पर आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है डिम के साथ। डिम A एज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली हम करते हैं जब हमने कोई टेक्स्ट स्टोर करना हो। डिम B एज स्ट्रिंग, और डिम C एज स्ट्रिंग। ये 3 हमने वेरिएबल कर लिए। अब A के अंदर हम स्टोर क्या कर रहे हैं? TXT नेम। तो ये जो TXT नेम है ना, ये बेसिकली क्या है? हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स है। इसी तरह से अच्छा, ये टेक्स्ट 3 क्यों आया इसका नाम? ये ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं इसको। यूज़र फॉर्म, टेक्स्ट ईमेल, टेक्स्ट फोन और टेक्स्ट नेम। ठीक है। A इज इक्वल टू TXT नेम, B इज इक्वल टू TXT फोन, C इज इक्वल टू TXT ईमेल। अब ये हमने क्या किया कि टेक्स्ट बॉक्सेस से वैल्यूज उठा के वेरिएबल में स्टोर कर दी, और अब वेरिएबल से उठानी है और हमने जाके स्टोर करनी है अपने एक्सेल शीट के अंदर। तो वर्कशीट, यहाँ पे वर्कशीट का नाम दे दें वर्कशीट्स शीट 1 डॉट, नेक्स्ट हमारा बनता है वर्कशीट्स डॉट रेंज J1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू A। इस A में जाके ये चीज़ स्टोर करेगा, और इसी तरह से सॉरी ये मैंने अच्छा, उसके बाद K1 में B को स्टोर कर देगा, और फिर नेक्स्ट में C को स्टोर कर देगा। तो ये 3 वेरिएबल्स यहाँ पे जब भी हम सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वैल्यूज स्टोर करेगा वहाँ पे। अब इसी को हम पहले तो लिंक करेंगे किसी बटन के साथ, और उसके बाद इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। राइट क्लिक किया हमने। अब ये मैक्रो नहीं है, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, ये मैक्रो नहीं है, ये आपका एक VBA कोड है जो कि आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। अगर मैं लेट्स से यहीं से इसको रन करता हूँ तो मेरे पास ये फॉर्म ओपन हो जाता है। जब फॉर्म ओपन हुआ मैंने लिखा आबिद 0341946344 और gmail.com, और मैंने कर दिया सेव। तो ये देखें ऊपर नाम भी J1 में आ गया है, K में फ़ोन नंबर आ गया, और L के अंदर मेरी ईमेल आईडी आ गई। तो ये 3 चीज़ें इसने यहाँ से पकड़ी, स्टोर कर दी। अब क्लियर का क्या काम होना चाहिए कि जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, जब मैं क्लियर पे क्लिक करूँ तो ये सारी चीज़ें क्लियर कर दे। वापस चलते हैं, इसको क्लोज करके क्लियर के बटन पे क्लिक करें, और ये सारी की सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ कॉपी करें और ये यहाँ पे क्लियर में ले आएँ। लेकिन
ये जो ए लिखा है ना, इसको आप ब्लैंक करते जाएं कुछ यूं, ठीक है। जब आप इस बटन पे क्लिक करें तो इन वैल्यूज को, अच्छा ये यहां पे नहीं करेगा, ये करेगा इनको क्लियर। तो हम ये क्लियर करेंगे, यहां से हम इसको क्लियर कर रहे हैं। फिर क्योंकि जो वैल्यूज हमने स्टोर की हैं एक्सेल में वो नहीं हमने क्लियर करनी, हमने अपनी फील्ड्स क्लियर करनी है। तो जो टेक्स्ट नेम, फोन नेम और 3 हमारे वो हैं टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, वो हम क्लियर करने जा रहे हैं। इसको दोबारा से रन करें। अब नाम लिखें, और क्लियर पे क्लिक करें तो ये क्लीन हो जाएंगी। सेव पे क्लिक करते हैं तो सेव हो जाती हैं, क्लियर पे क्लिक करते हैं तो ये क्लियर हो जाती हैं। तो ये फॉर्म का एक आइडिया मैंने दिया आपको, आगे लेके आप लोगों ने चलना है। इसको आगे कैसे लेके चलना है, इसमें क्या क्या चीज़ें। अच्छा मैं कुछ आपको ना हिंट दे देता हूँ। लास्ट सेशन में किसी ने कहा था कि हमें बताएं कि एंड पे हमने क्या करना है। आपका ये जो फॉर्म है ना, इसके ऊपर मल्टीपल फील्ड्स आपने ऐड करनी है, कम से कम 10 फील्ड्स तक लेके जाएं। सेव और क्लियर ये बटन आपने ऐड किए हुए हैं। आपने यहाँ पे जाके लूप लगानी है कि इन जब भी आप एक नया फील्ड ऐड करेंगे तो वो सेम सेल के अंदर काम ना करे, वो नेक्स्ट स्टेप पे जाए, फिर नेक्स्ट पे जाए, फिर नेक्स्ट पे जाए। अब देखते हैं ये कौन कौन इसको कर सकता है। हाँ, हिंट दे देता हूँ मैं, अगर ये आपको समझ में ना आए तो आप VBA की ट्रेनिंग पे चले जाएं। वो जो कंप्लीट ट्रेनिंग है हमारी, उस पे चले जाएं और वहाँ से जाके देखें कि मैंने ये फॉर्म कंप्लीट कैसे डिज़ाइन किया था। 4 डेज़ की आई थिंक वो ट्रेनिंग है। 4 डेज़ का मतलब ये है कि 8 आवर्स की, 8 आवर्स में आप VBA वहाँ से आसानी से सीख सकते हैं, मुकम्मल सीख सकते हैं। ऑटोमेशन, फॉर्म, हर चीज़ सीख सकते हैं उसमें से। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको देना मकसद था कि VBA में होता क्या है, कोडिंग कैसे होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं और शीट के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं। मैंने जब ये स्टार्ट किया था तो मैं स्टक हुआ था जाके कि वर्कशीट के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है। काम तो कर लेते थे, मैसेज बॉक्स में इनपुट बॉक्स यूज़ करके वैल्यूज़ ले लेनी, मैसेज बॉक्स से रिजल्ट दे देना, लेकिन वर्कशीट के साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है वो मैंने आपको दी है। जब आपने ये कर लिया है और आप इसके बाद दोबारा आप मॉड्यूल 1 पे जाएंगे तो अब आपके लिए ये पढ़ना बहुत आसान हो गया है। अब इसको पढ़ें और देखेंगे ये क्या क्या लिखा हुआ है, बड़ी आसानी से आपको ये कोड समझ आ जाएगा जो कि हमने रिकॉर्ड किया था। आज हमारा एक्सेल का सेशन यहाँ पे एंड होता है। एक्सेल के क्वेश्चन आप ग्रुप में भी पूछें, कमेंट्स में पूछें। नेक्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं गूगल शीट्स। तो ट्यूसडे को जो हमारा सेशन होगा उसमें हम इंशाल्लाह गूगल शीट्स को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। और गूगल शीट्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द एक्सेल, इसलिए कि वहाँ पर ऑटोमेशन होती है और ऑटोमेशन ही इस टाइम पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। खूबसूरत रिपोर्ट से ज़्यादा ऑटोमेशन के ऊपर वो लोग फोकस्ड हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।